के अभिलेख। यह मौर्य काल की जानकारी के सबसे प्रमाणित स्रोत हैं। अशोक ने ईरानी शासक डेरियस दारा प्रथम से प्रेरित होकर अभिलेखों का निर्माण किया। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता से वार्तालाप किया। अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति मूलतः राजमार्गों के किनारों से हुई है। अशोक के अभिलेख विभिन्न भाषाओं और लिपियों में दिखते हैं। सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में हैं। हालांकि उत्तरी पश्चिम अभिलेख ग्रीक, खरोष्ठी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। सरेकुना या कांधार अभिलेख द्विभाषीय अभिलेख हैं जिनमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तक्षशिला से प्राप्त लगमान अभिलेख भी अरमाइक लिपि में है। ये सभी अभिलेख वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज टिफेनथेलर 1750 में ने की थी। सर्वप्रथम खोज टिफेनथेलर ने की थी जो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिसेम्प 1837 ईस्वी था, जिसने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक के अभिलेख मूलतः 3 रूपों में दिखाई देते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। लघु शिलालेख, इन्हें लघु शिलालेख कहते हैं क्योंकि 14 वृहद शिलालेखों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 14 है। मस्की, नेट्टूर, उदयगुलन और गुर्जरा में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। बब्रू या वैराट में बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था दिखाई गई है। लघु शिलालेखों का विवरण: स्थल रूपनाथ, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुर्जरा दतिया, मध्य प्रदेश। बब्रू बैराट, जयपुर, राजस्थान। अरोरा मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। सहसाराम शाहबाद, बिहार। अमर कॉलोनी, दिल्ली एनसीआर। येर्रागुड़ी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। पालकीगुंडू, रायचूर, कर्नाटक। गांधी मठ, रायचूर, कर्नाटक। मस्की, रायचूर, कर्नाटक। सिद्धपुर, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। जटिंग, रामेश्वर, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। राजुलमंडगिरी, बल्लारी, कर्नाटक। 14 वृहद शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता था। इनकी विषय वस्तु प्रशासनिक और धर्म से जुड़ी है। अशोक के वृहद शिलालेख निम्न है। शिलालेख विषय: पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा और सामाजिक उत्सवों में पशु बलि निषेध का उल्लेख। दूसरा, मनुष्य एवं पशुओं के दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख तथा दक्षिण के 4 राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र की चर्चा की गई है। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष का दौरा करने का आदेश। माता पिता की सेवा, मित्रों, नातेदारों, ब्राह्मणों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा। चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, जिसमें धम्म के गुणों का उल्लेख। पांचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो कि धम्म की रक्षा और प्रसार के लिए समर्पित होकर कार्य करे। इसी में मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। छठा, प्रतिवेदन की चर्चा, जहाँ अशोक कहते हैं लोकहित से बढ़कर कोई कार्य नहीं। मैं किसी भी समय स्थान पर रहूं, मुझे प्रजा के हाल से अवगत कराएं। मैं जो भी करता हूं उसका प्रयोजन यह है कि प्राणी मात्र का जो ऋण मेरे ऊपर है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। सातवां, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का आह्वान, जियो और जीने दो का दार्शनिक विचार। आठवां, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख। नौवां, विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोहों की निंदा और इसके स्थान पर धम्मदान पर बल। 10वां, ख्याति एवं गौरव की निंदा अर्थात धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। राजा और उच्च कर्मचारियों का कार्य है सदा प्रजा के हित में चिंतनशील रहना, ना कि ख्याति एवं गौरव के लिए प्रयत्नशील रहना। 11वां, धर्म नीति की व्याख्या, जिसमें पशु हत्या निषेध, बड़ों का आदर इत्यादि का उल्लेख है।
12वां सर्वधर्म समभाव का विचार और स्त्री महामात्रा की चर्चा। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख, 5 विदेशी राज्यों और उनके शासकों का भी उल्लेख है। 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। स्तंभ लेख। अशोक के कुछ लेख पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, जिसके कारण ये स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन स्तंभों को एकाश्म पत्थरों को तराश कर बनाया गया है, जिनका निचला चौड़ा और चपटा भाग दंड और गोलाकार, ऊपरी भाग शीर्ष कहलाता है। इन स्तंभों पर चमकदार पॉलिश भी की गई है। इन स्तंभ लेखों का प्रयोग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। शिलालेखों की तरह स्तंभ लेख भी बृहद और लघु विभाजित है। बृहद शिलालेखों की संख्या 7 है, जिनमें 6 का विवरण मिलता है, जबकि लघु स्तंभ लेखों में कुछ लोक प्रचलित स्तंभ लेख हैं। प्रमुख वृहद और लघु स्तंभ लेखों का विवरण आगे तालिका में दिया गया है। प्रमुख वृहद स्तंभ लेख। प्रचलित नाम, विषय वस्तु। मेरठ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में था तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली ले आया गया। टोपरा स्तंभ लेख। पहले टोपरा कला गांव हरियाणा में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली ले आया गया। प्रयाग स्तंभ लेख। पहले कौसंबी कोसम इलाहाबाद में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में लाया गया। इसमें भिक्षुणियों को चेतावनी दी गई है। लौरिया नंदनगढ़। यह लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी शीर्ष कमल के आकार का है। इस स्तंभ पर राजहंसों द्वारा मोती चुभने और मयूर का चित्र अंकित है। लौरिया अरेराज। यह लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख। यह भी चंपारण बिहार में है, जिसके शीर्ष पर सिंह की मूर्ति है। प्रमुख लघु स्तंभ लेख। प्रचलित नाम, रुम्मिनतेई नेपाल। इसमें अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल की यात्रा और उससे कर मुक्त करने का उल्लेख है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। निगलिवा नेपाल। अशोक ने यहाँ की यात्रा की और कनक मुनि बौद्ध की स्तूप का परिवर्तन किया। सांची रायसेन मध्य प्रदेश। अशोक ने अपने महात्म्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसमें भी अशोक ने अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया। कौसंबी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा बौद्ध धर्म पदार्थ दान का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौसंबी या रानी का अभिलेख। प्रमुख स्तंभों का विवरण। सारनाथ का स्तंभ। इस स्तंभ के फलक पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुख करे के बैठे हुए हैं। यह स्तंभ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। इनसे चारों दिशाओं में उनके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है। सिंहों के महत्व पर महाधर्म स्थापित था, जिसमें कुल 32 तीलियां थीं। सिंहों के नीचे फलक पर 4 चक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तक के प्रतीक हैं। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। सारनाथ का स्तंभ। ये 32 तीलियां महाधर्म, 24 तीलियां होनी चाहिए, और ये 4 सिंह। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो इसी स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। सांची का स्तूप। मौर्य शासक अशोक ने भोपाल के समीप सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। यह ईंटों का बना था, जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी थी। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जोड़ा गया है। लकड़ी के स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। इन पर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यज्ञ, त्रिरत्न आदि के चित्र खुदे हुए हैं। वेदिका पर अंकित लेखों में दानकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने स्मारक के निर्माण में योगदान दिया था। मुख्य स्तूप के दक्षिण द्वार पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सतकर्णी का नाम है। गुहा अभिलेख। सम्राट अशोक ने बिहार के जहानाबाद जिले में गया के पास बराबर की पहाड़ियों और नागार्जुनी पहाड़ियों को कटवा कर
शैलकृत गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं में अशोक और उनके पौत्र दशरथ के अभिलेख हैं। अशोक निर्मित गुफाओं में कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है, जबकि दशरथ मूर्तियां गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा और गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। उल्लेखनीय है कि अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के पोषक थे। अन्य प्रमुख अभिलेख पृथक कलिंग अभिलेख। पृथक कलिंग शिलालेख में युद्ध एवं हिंसा के कारण उत्पन्न हुए अशोक के आंतरिक दुखों का वर्णन है। इनमें 2 शिलालेख शामिल हैं। धौली शिलालेख 1837 में किट्टो ने खोजा, पैतृक राजतंत्रीय अवधारणा संबंधित लेख है। इस लेख में अशोक ने कहा, समस्त प्रजा मेरी संतान की भांति है। जौगढ़ शिलालेख सीमांत वासियों के लिए धर्म प्रसार के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। माय स्थान अभिलेख यह बांग्लादेश में स्थित है। सहगौरा अभिलेख यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके एक लघुतम लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में मौन है। पुराणों में लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। देवानाम के प्रिय दशरथ धारण करता था। सभी ऐतिहासिक स्रोत बहुद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सैन्य परेड के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की। कलिंग राज खारवेल। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग राज स्वतंत्र हो गया और वहाँ एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश कहते हैं। इस वंश में खारवेल नामक महान शासक हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल के द्वारा राज्य के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के समीप खंड उदयगिरी पर्वत पर हाथी गुम्फा के दीवार के अभिलेख अंकित करवाए, जिसमें समकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख मूलतः ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृतिक भाषा में है। प्राकृत भाषा में है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रतिष्ठित से मिलता जुलता है। खारवेल को शांति एवं समृद्धि का सम्राट कहा जाता है। जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को उसने स्वीकार किया। मौर्यकालीन प्रशासन। हर्यक वंश बिंबिसार के अंग विजय के साथ साथ मगध साम्राज्य के विस्तार की जो परंपरा शुरू हुई, उसे मौर्य वंशी अशोक की कलिंग विजय से पूर्णता प्राप्त होती है। मौर्य काल में मगध साम्राज्य अपनी सीमाओं को अफगानिस्तान से बर्मा तक, कश्मीर तथा नेपाल के दक्षिण भारत तक प्रसारित दिखता है। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इस जानकारी को निम्न शीर्षकों में देखा जाता है। केंद्रीय प्रशासन। यह भारत की अति केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें राजा निरंकुश और वंशानुगत था और सभी शक्तियों का स्रोत था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का प्रमुख था। राजा की निरंकुशता के बावजूद कल्याणकारी राज्य का विचार था, जिसे राज्ञः सुखम के विचार से प्रस्तुत किया गया था। इसमें प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित बताया गया है। कौटिल्य के साप्तांग राज्य के विचार के अंतर्गत प्रशासन के तत्व को प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्र में राजा के सहयोग के लिए 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। मंत्रिपरिषद, इसके सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से किया जाता था। मंत्रीण कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। मंत्रिपरिषद सामान्य परिस्थितियों में राजा को सलाह देते थे, जबकि मंत्रीण आपातकालीन परिस्थितियों में परामर्श दिया करते थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विषय में कौटिल्य ने कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की, किंतु कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होना चाहिए, जबकि मंत्रीण में 4-5 सदस्य होने चाहिए। दोनों संस्था सलाहकारी थे, यद्यपि दोनों ही संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सलाह को राजा मानने के लिए बाध्य नहीं था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों की 2 श्रेणियां बतलाई, जिन्हें तीर्थ और अध्यक्ष कहा जाता था। तीर्थ सर्वोच्च अधिकारी होते थे, जिन्हें महामात्य भी कहा जाता था। तीर्थ को महामात्य भी कहा जाता था।
यह विभागीय प्रमुखों के तौर पर दिखाई देते थे। इनकी संख्या 18 बताई गई है, जबकि अध्यक्षों की संख्या 27 है। तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित का पद था। यह धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री दोनों था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य, बिंदुसार के समय कुछ समय कौटिल्य और फिर खल्लाटक और अशोक के समय राधागुप्त इस पद को सुशोभित करते हैं। समस्त तीर्थों और कुछ प्रमुख अध्यक्षों का विवरण आगे तालिका में दिया गया है। 18 तीर्थों का विवरण। पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री। प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी प्रशास्ता। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। नायक, सेना का संचालक अथवा नगर सुरक्षा का अध्यक्ष। दंडपाल, पुलिस अधिकारी। नागरक, पौर, नगर का प्रमुख अधिकारी या कोतवाल। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान। समाहर्ता और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान। प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। व्यवहारिक, नगर का मुख्य न्यायाधीश। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। आठविक, वन विभाग का प्रधान। अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। द्वारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। मंत्री परिषद का अध्यक्ष। 26 अध्यक्षों का विवरण। अध्यक्षों का विवरण। पाण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, बुचड़खाने का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष। शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। कुटपाध्यक्ष, कुपियाध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। कोष्ठगाराध्यक्ष, कोष्ठगार का अध्यक्ष। आयुधगार का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूलने वाला। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। गोध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष। देवाध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। पोताध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष। मानाध्यक्ष, दूरी समय के संबंधित साधनों को देखने वाला। अश्वाध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष, महालेखाकार। स्वर्णाध्यक्ष, सोने का अध्यक्ष। सैन्य प्रशासन। केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सैन्य विभाग था। मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों के लिए एक पृथक विभाग होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। कुल 6 समितियां थीं जिनमें 5-5 सदस्य थे। समिति 1 में चल सेना की व्यवस्था करती थी। समिति 2 युद्ध सामग्री की व्यवस्था करती थी। समिति 3 पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। समिति 4 घुड़सवार सैनिकों की देखरेख करती थी। समिति 5 रथ सेना की व्यवस्था करती थी। समिति 6 गज सेना की व्यवस्था करती थी। मौर्य काल में मुख्यतः 4 प्रकार की सेनाएं होती थी जिसे चतुर्गिनी सेना या चतुरंग बल कहा जाता था। रथ सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और अश्व सेना। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणी में विभाजित किया। पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नगरपालिका सेना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। प्रांतीय स्थानीय प्रशासन। मौर्यकालीन शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य के बेहतर प्रशासन के लिए साम्राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। इन प्रशासनिक इकाइयों को सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था।
प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या युवराज के द्वारा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। 5वां प्रांत अशोक के समय में कलिंग बना, जिसकी राजधानी तोसली थी। प्रांत उत्तर पद राजधानी तक्षशिला, दक्षिण पद स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची या मध्य देश पाटलिपुत्र। इन प्रांतों के अंतर्गत कई मंडल आते थे। मंडलों के प्रमुख अधिकारी प्रतिष्ठा या प्रादेशिक थे। केंद्र राजन, प्रांत युवराज कुमार अमात्य, मंडल प्रतिष्ठा प्रादेशिक, आहार विषय जिला विषयपति स्थानिक, ग्रामों का समूह 800 को स्थानीय, 400 द्रोणमुख, 200 करवटिक, 10 संग्रहण ग्रामणी के प्रमुख को। मंडल जिलों में विभाजित था, जिसे आहार या विषय कहा जाता था। इनका प्रमुख अधिकारी विषयपति या स्थानिक होता था। आहार या विषय कई ग्रामों में के समूह में विभाजित होते थे, जिन्हें निम्न समूह में देखा जा सकता है। 800 ग्रामों का समूह के स्थानीय, 400 ग्रामों का समूह द्रोणमुख, 200 ग्रामों का समूह करवाटिक या खारवाटिक, 10 ग्रामों का समूह संग्रहण। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी होता था। नगरीय प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा संचालित होता था। इनकी कुल 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां निम्नलिखित हैं। शिल्प कला समिति, इनका प्रमुख कार्य नगर के सड़क व भवन निर्माण करना होता था। विदेश समिति, इनका प्रमुख कार्य विदेशियों के आगमन पर उनके रहने का प्रबंध करना तथा किसी विदेशी की मृत्यु होने पर उसके परंपरा के अनुसार उनके समाधान की व्यवस्था करना। जनसंख्या समिति, इनका मुख्य कार्य जन्म मृत्यु का प्रमाण रखना था। उद्योग व्यापार समिति, व्यापार वाणिज्य की देखरेख करना था। वस्तु निरीक्षक समिति, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट का निरीक्षण करना था। कर समिति, करों के निर्धारण व संग्रहण का कार्य करती थी। गुप्तचर एवं पुलिस व्यवस्था, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। गुप्तचारी से संबंधित विभाग को महामात्यापसर्प कहा जाता था। महामात्यापसर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है। संस्था या संस्थान, ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर निवास कर गुप्तचरी करते थे। संचरा या संचरण, इनके अंतर्गत घुमक्कड़ या भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। शत्रु के बीच रहकर गुप्तचरी करने वाले उभयचरी कहलाते थे। वह व्यक्ति जो जन भावनाओं से शासक को अवगत कराता था, कुलीसानी कहलाता था। वह व्यक्ति जो किसी भी समय राजा तक पहुंच रखता था तथा सूचना देता था, प्रतिवेदक कहलाता था। मौर्य काल में स्त्रियों को की भी नियुक्ति गुप्तचर विभाग में की जाती थी। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस भी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया। न्याय व्यवस्था, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। मौर्य काल में न्याय का अंतिम स्रोत सम्राट था। इस काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। धर्मस्थैर्य, कंटक शोधन। धर्मस्थैर्य यह एक दीवानी न्यायालय होता था। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ व्यवहारिक कहा जाता था। इसके अंतर्गत स्त्री धन विवाह, संबंधित विवाह आदि का निपटारा किया जाता था। कटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय होता था। इसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। यह हत्या, मारपीट, डकैत आदि समस्याओं का निपटारा करता था। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था। अशोक के समय जनपद का मुख्य न्यायाधीश रज्जुक व नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी दो के प्रमुख स्रोत हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, अशोक के अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था विभाजन को लेकर कौटिल्य व मेगास्थनीज
के वर्णन में अंतर मिलता है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के चारों वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया है। कौटिल्य ऐसा पहला नीति निर्धारक था जिसने यह कहा कि शूद्र भी आर्य थे, और उसने कहा कि शूद्रों का कार्य केवल सेवा करना नहीं है बल्कि उसे वार्ता का भी अधिकार था। उन्हें कृषि, वाणिज्य और सेना में भी शामिल होने की अनुमति थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के मध्य अनुमोल तथा प्रतिलोम विवाह के स्वरूप हुआ। कौटिल्य ने इन वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समकक्ष माना, किंतु चांडाल को सबसे निकृष्ट माना। कुछ वर्ण संकर प्रजातियां निम्न हैं: ब्राह्मण, माता, पिता अगर ब्राह्मण हो, माता वैश्य हो, अंबाष्ट ब्राह्मण पिता, शूद्र माता, निषाद, पौलकस, क्षत्रिय पिता, शूद्र माता, उग्र, शूद्र पिता, ब्राह्मण माता, चांडाल। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज का वर्गीकरण मेगास्थनीज ने भी किया है। दार्शनिक इसमें ब्राह्मण, भिक्षुक इत्यादि शामिल थे, जिनकी संख्या कम थी परंतु इनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। सैनिक इनका स्थान दूसरा था। किसान मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। अहीर वे पशुपालन करते थे। कारीगर शिल्पी जिन्हें हस्तशिल्प से जोड़ा गया था। निरीक्षक यह प्रशासनिक कार्यों से संबंध थे। सभासद ये शासक वर्ग थे, इनकी संख्या सबसे कम थी। दास प्रथा के संदर्भ में कौटिल्य व मेगास्थनीज के वर्णन में अंतर है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, बल्कि कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा अस्तित्व में थी, और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में इन दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्य के लिए लाया जाता था। महिलाओं की स्थिति मौर्य काल में स्त्रियों की दशा शूद्र काल की तुलना में अधिक सुरक्षित थी। इस काल में स्त्रियों का नियोग प्रथा व पुनर्विवाह का भी अधिकार था। मौर्य काल में विधवा विवाह भी प्रचलित था। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। मौर्य काल में बाल विवाह प्रचलित थे। यद्यपि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम प्रांत में सैनिक की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने विवाह को एक समझौता माना, इसलिए उसने विवाह विच्छेद की अनुमति स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से प्रदान किया। संभ्रांत घर की महिलाएं घर के अंदर ही रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी महिलाओं को अनिष्ठकासिनी कहा। मौर्य काल में गणिकाओं का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपजीवा कहलाती थीं। राज्य को इनसे आय होती थी। इनका निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर विभाग में भी कार्य करती थीं। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन एक विशाल साम्राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन चलाने के लिए एक वैश्विक आर्थिक नीति का पालन मौर्यों ने किया। मौर्यकालीन शासकों ने कृषि क्षेत्र का पर्याप्त विकास किया। कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य भी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। कृषि, पशुपालन व व्यापार वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। मौर्यकालीन कृषि मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। संपूर्ण राज्य की भूमि को 2 भागों में बांटा जा सकता था। राजकीय नियंत्रण वाली भूमि, ये भूमि 2 प्रकार की होती थी। पहली प्रकार की भूमि जिस पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था तथा जिस पर सीताध्यक्ष की देखरेख में कृषि कार्य संपन्न होता था, इससे प्रांत उपज सीता कहलाती थी। दूसरी प्रकार की भूमि वह थी जिसे राज्य बटाई पर देता था। यदि बीज, बैल यंत्र, कृषि यंत्र आदि किसान स्वयं लाते थे तो उन्हें अपने उपज का आधा भाग लेने का अधिकार था, किंतु यदि उपरोक्त सामग्री राज्य के द्वारा प्रदान की जाती थी तब किसान को उपज के 1/3 से 1/4 भाग ही रखने का अधिकार था। निजी स्वामित्व वाली भूमि ऐसी भूमि जो किसानों के निजी स्वामित्व के अंतर्गत आती थी। ऐसे किसानों को गृहपति कहा जाता था। ऐसे किसानों को अपने भूमि का 1/6वां हिस्सा राजकीय कोष में जमा करना पड़ता था। मौर्य काल में वर्ष भर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं। ये फसलें थीं हेमन, रबी फसल,
ग्रैस्मिक खरीफ फसल, केदार जायद फसल। मौर्य काल में भूमि दो प्रकार की आय होती थी, सीता और भाग। कौटिल्य ने एक अच्छी भूमि की चर्चा करते हुए उसे अदेव मात्रिक कहा, जिसका अर्थ होता है ऐसी भूमि जहां वर्षा के बिना अच्छी फसल उगाई जा सकती है। मौर्यकालीन उद्योग। मौर्य काल में हस्तशिल्प उद्योग प्रमुख रूप से प्रचलित थे। इस समय का प्रमुख उद्योग सूत काटना, बुनना, कांसी, रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार जल मार्गों से भी होता था। इस समय पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह भरूच भृगुकक्ष था, जबकि पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। मौर्य काल में कुछ प्रमुख व्यापारिक संगठन भी थे, जो इस प्रकार हैं। श्रेणी, ये शिल्पियों का संगठन था। निगम, ये व्यापारियों का संगठन था। संघ, ये महाजनों का संगठन था। मौर्यकालीन सिक्के। मौर्य काल की राजमुद्रा पर्ण कहलाती थी, जो कि चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृति खुदे होते थे। इन्हें हाथ सिक्का कहा जाता था। मयूर पर्वत, अर्धचंद्र छाप वाली हाथ मुद्राएं मौर्य काल की मान्य मुद्राएं थीं। मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य कालीन अन्य मुद्राएं निम्नलिखित हैं। मुद्रा पर्ण, काषाढ़ धारण चांदी का, स्वर्ण निष्क सोना, कांकड़ी छोटा सिक्का तांबा, माशक तांबा। मौर्यकालीन कुछ प्रमुख कर। दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय। राष्ट्र, जनपद तथा ग्रामों से प्राप्त आय। खनि, खानों से प्राप्त आय। वन, वनों से प्राप्त आय। वृक्ष, पशुओं से प्राप्त आय। सेतु, फल फूल व सब्जियों से प्राप्त आय। वणिक पथ, जल तथा स्थल मार्ग से प्राप्त आय। इन 7 करों का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। विष्टि, निःशुल्क श्रम। हिरण्य, नगद कर। प्रवेश्य, आयात कर। निष्क्रिय में निर्यात कर। प्रणय कर, संकट काल में वसूला जाने वाला कर। उत्सांग, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। किसी भी देश, साम्राज्य व सभ्यता के सांस्कृतिक विकास का दिग्दर्शन उसकी कला से किया जा सकता है, क्योंकि कला मानव जाति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। मौर्यकालीन कला को कुमारस्वामी ने 2 वर्गों में विभाजित किया है, दरबारी व लोकप्रिय कला। कला के ये दोनों संस्करण ही मौर्य समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। मौर्यकालीन कला का मूल्यांकन नगरस्तूप, प्रस्तर लेख, एकाश्म स्तंभ लेख, मूर्तियां, गुफा, वाहनों, भवनों एवं प्रस्तर पर की गई पॉलिश व नक्काशी से किया जा सकता है। जहाँ तक नगरों की बात है, राजगृह, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी आदि के तो ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मौर्यकालीन कला की एक प्रमुख विशेषता थी बड़े पैमाने पर स्तूप का निर्माण। बौद्ध स्रोत में वर्णित है कि सिर्फ अशोक ने ही भारतवर्ष में 84,000 स्तूप निर्मित कराए थे। अशोक द्वारा निर्मित कुल 20 स्तंभ लेख मिलते हैं, जो कि मौर्यकालीन कला के स्वर्ण युग का परिचय देते हैं। ये सारे स्तंभ बनारस के निकट चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इन स्तंभ पर स्पष्टतया यूनानी व ईरानी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मौर्यकालीन कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। लोमेश ऋषि की गुफा, यह बराबर पहाड़ियों से निर्मित गुफा है, जिसे पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। बिहार के गया के निकट अशोक व उसके पौत्र दशरथ ने बहुत सी गुफाएं बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय को दान किया था। कार्ले चैत्य, यह बौद्ध चैत्य व विहारों के लिए प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के बालाघाट पहाड़ियों में अवस्थित है। इसके ऊपर 4 सिंह विराजमान हैं। इस चैत्य गृह का विकास अशोक के काल में हुआ था। यह पश्चिमी भारत का सबसे लंबा सुरक्षित गृह है। लौरिया स्तंभ, यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि नेपाल के सीमा के निकट बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। यह स्थल अशोक के स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ माना गया है। लौरिया स्तंभ, यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि नेपाल सीमा के निकट बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। यह स्थल अशोक के स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ माना गया है। रामपुरवा स्थित बैल, यह बिहार के चंपारण जिले के बेतिया में स्थित है। यह अशोक के द्वारा बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर बेल की मूर्ति स्थापित
बैल की मूर्ति स्थापित है। बेतिया एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी है। लोमेश ऋषि का गुफा, रामपुरवा स्थित बैल लौरिया स्तंभ, सालभंजिका मूर्ति। सालभंजिका संस्कृत भाषा का शब्द है। माना जाता है कि इस स्त्री के प्रभाव से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं और फल देने लगते हैं। इस प्रकार से शुभ मानकर सांची के स्तूप में अलंकरण के रूप में इसका प्रयोग हुआ था। यह स्त्री स्तूप के तोरण द्वारा के किनारों पर पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई देती है। सूची के स्तूप और सारनाथ के स्तंभ का विवरण पूर्व में दिया गया है। यह है काल्य चैत्य गृह। अब है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने विविध प्रकार के कारण प्रस्तुत किए हैं। इतिहासकार और पतन के कारण। हरिप्रसाद शास्त्री, धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। हेमचंद्र राय चौधरी, अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति। डी कौसंबी, आर्थिक कारण, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। डीएन झा, कमजोर उत्तराधिकारी। रामीला थापर, केंद्रीय प्रशासन अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। पतन के कारणों को सारांश रूप निम्न शीर्षकों में देखा जा सकता है। अशोक की धार्मिक नीति, अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक व सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अर्थव्यवस्था का संकटग्रस्त होना, अशोक की शांतिप्रिय एवं अहिंसा नीति, अशिक्षित अधिकारी तंत्र। इसके बाद है मौर्योत्तर राजवंश एवं कला संस्कृति।